हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या एग्जैक्टली? ये डीएनए को मॉडिफाई करने की एक टेक्निक है। अब कौन से डीएनए को मॉडिफाई करना है, क्यों करना है? बेसिकली एक तरीके से डीएनए को हम इन विट्रो मॉडिफाई करते हैं, मतलब आउटसाइड द सेल इसको मॉडिफाई करते हैं टू ऑब्टेन एनहेंस्ड एंड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का डीएनए, मतलब जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ज्यादा अच्छे हों और डिजायर्ड हों, जो जरूरी हों। बिकॉज आज की डेट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके बहुत से फार्मास्यूटिकल्स या जिसको हम बोले मेडिसिन को डेवलप्ड कर लिया गया है। कई सारे एंडोजिनस प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के होते हैं, जैसे कि इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं जब फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक कोर है उसका बायोटेक्नोलॉजी का। यदि आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत ही इजी टेक्निक से हम इसको पढ़ेंगे, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन तो रिपीटेडली ही पूछा जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब वो कई तरीके से पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है आएगा ही आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आज की डेट में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एक बून है, एक एनहेंस्ड टेक्नोलॉजी है, इसका क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही है। तो इस क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे तो ये कई सारे जो प्रोडक्ट इससे बनते हैं उनका जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस या फॉर्मुलेशन होता है सिमिलर होता है, बस उसमें जो सेल्स हैं वो डिफरेंट चेंज हो जाती हैं। तो कई बार जब आप कई सारे क्वेश्चंस के आंसर जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इस बेसिक थ्योरी से आप अपने आंसर को दे सकते हैं। तो हम समझते हैं फिर से कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, जिसमें हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिकम्बाइन करते हैं एक तरीके से। तो डीएनए मॉडिफिकेशन प्रोसेस हो गई, मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। जैसे आपसे प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियर भी पूछा जाता है, तो आप उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन विट्रो प्रोसेस है डीएनए को मॉडिफाई करने की टू ऑब्टेन एनहेंस्ड एंड डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक डीएनए। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपका ये टेक्निक है, आपको डीएनए को मॉडिफाई करना है, तो कौन कौन सी चीजें लगेंगी? तो सबसे पहले डीएनए फ्रेगमेंट, जिस डीएनए को मॉडिफाई करना है वो टारगेट डीएनए। तो वो टारगेट डीएनए हमको प्रोकैरियोटिक मतलब कोई बैक्टीरिया का भी हो सकता है, यूकैरियोटिक मतलब प्लांट और एनिमल सेल्स के डीएनए हो सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया डीएनए फ्रेगमेंट, जिसको हम टारगेट डीएनए बोलते हैं। सेकंड होता है इसमें वेक्टर। तो वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर भी एक तरीके के डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये जो आपका फ्रेगमेंट डीएनए होता है, इसको यदि हम डायरेक्ट किसी सेल में मल्टीप्लाई होने के लिए, कॉपी करने के लिए ऐड करते हैं, तो ये सेल्फ नहीं कर पाता है, सेल्फ जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या क्लोनिंग की प्रोसेस। तो डीएनए वेक्टर एज अ कैरियर के तौर पे हम यूज करते हैं कि आपके डीएनए फ्रेगमेंट को वो अपने डीएनए में जोड़कर आपकी होस्ट सेल में पहुंचाने का काम करता है। तो वेक्टर एज अ व्हीकल और कैरियर के तौर पे यूज करते हैं, इसको हम और डिटेल में आगे देखेंगे। फिर तीसरा रोल होता है एंजाइम्स का। आपको इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, वेक्टर को कट करना है, जोड़ना है, फिर आपको पहुंचाना है वहां पर। तो कई सारे एंजाइम्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एंडोन्यूक्लियस कट करने के लिए, लाइगेज इसको ज्वाइन करने के लिए। फिर फोर्थ आता आपका होस्ट सेल, या तो जिसको हम बोले इन विवो प्रोसेस हो जाती है, वो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। मतलब आप जब इस डीएनए को, आपके फ्रेगमेंट डीएनए को वेक्टर डीएनए को कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट इसकी प्रोसेस होती है इस होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर करने की, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आपका जो डीएनए होता है, फ्रेगमेंट डीएनए व्हीकल के साथ में कंबाइन हो गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया आपका, जिसको हाइब्रिड डीएनए बोलते हैं। अब ये होस्ट सेल में मल्टीप्लाई करेगा, जिससे हमें उसकी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी यदि क्लोनिंग वेक्टर है तो। और एक होता है आपका वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का बस काम करते हैं। तो उससे प्रोटीन हमको बनाना है तो वो हम बना सकते हैं, और इसको हम जो है एक इंडस्ट्रियल लेवल में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसीजर्स क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम बात करें तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो टारगेट डीएनए उसको आइसोलेट करना और उसको सेपरेट कर लेना। जो टारगेट डीएनए है सबसे पहला स्टेप, उसको आपने सेपरेट कर लिया, तो क्लीवेज करना, कटिंग करना होता है दूसरा स्टेप। कौन सा? आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको कट करना,
और साथ में आपका जो वेक्टर डीएनए है उसको भी कट करना है। किससे कट करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगी? लाइगेशन प्रोसेस। लाइगेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना। आपको वेक्टर डीएनए को और आपका जो टारगेट डीएनए उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है, ज्वाइन हो गया आपका डीएनए, लाइगेट हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस मतलब कि आपको इसको होस्ट सेल में, बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उसमें ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर हो गया। फिर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस या तो प्रोडक्शन प्रोसेस, वो आपकी मल्टीपल कॉपीज जो है बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसको एक एम्प्लीफिकेशन। ये सारी प्रोसेस एक अंडर कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है। फिर नेक्स्ट आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, या तो प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने की प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में कई स्टेप्स आ जाते हैं। फिर इसके एप्लीकेशंस को हम पढ़ेंगे। तो हम इनकी जो प्रोसेस इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसीजर में आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो 2 पॉइंट इसमें आपको ऐड करना है, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो आइसोलेट, जिस भी आपको डीएनए को, जैसे मान के चलो इंसुलिन का डीएनए आपको जो है कॉपी बनानी है, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से रिलेटेड, या कोई भी सेल जिससे कि आपको, या कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है, बैक्टीरियल सेल है तो हम लाइजिंग एंजाइम से सेल को लाइसिस करते हैं। सेल को जब हम लाइसिस कर लेते हैं, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है सेल्स, तो उसमें सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमको मिल जाते हैं आपके कल्चर में। अब उसमें जब हमको सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं तो आपका जो टारगेट डीएनए होता है उसको सेपरेट करना होता है। तो उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, और भी कई सारी सेपरेशन टेक्निक होती हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं, टारगेट डीएनए। अब ये जो टारगेट डीएनए हमको मिल गया, जिसको कि हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीपल कॉपीज बनानी है। फिर नेक्स्ट होता है आपका क्लीवेज और कटिंग। तो कटिंग के लिए, क्लीवेज के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 का यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 का यूटिलाइजेशन करते हैं। टाइप 3 टाइप्स के एंडोन्यूक्लियस होते हैं जनरली। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में टाइप 2 एंजाइम यूज होता है। अब इसमें जो वेक्टर डीएनए होता है और जो आपका बोलना चाहिए आपका जो टारगेट डीएनए होता है, इन दोनों डीएनए को आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर कट करता है। स्पेसिफिक साइट पर कट करने के बाद में हम एक इंक्यूबेशन करते हैं, इसका पर्टिकुलर टेम्परेचर और पेनिट्रेटर, जिससे कि ये एक टेस्ट ट्यूब में हम इनविट्रो करते हैं प्रोसीजर, जिससे ये कंबाइन हो जाए, जिसको कि हम लाइगेशन बोलते हैं। तो क्लीवेज होगा एक पर्टिकुलर साइट में। नेक्स्ट आपकी प्रोसेस आती है लाइगेशन प्रोसेस। तो लाइगेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम, आपका जो वेक्टर डीएनए होता है और टारगेट डीएनए होता है उसको हम लाइगेट कर देते हैं। तो सिंपली जो है आपका वो पर्टिकुलर साइट में लाइगेट हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रॉपर कटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए हम एडाप्टर लिंकर ऐड कर देते हैं इसमें। तो एडाप्टर लिंकर क्या है, आपके जो क्लीवेज वाले पार्ट हैं, जो कट पार्ट हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एंड प्रोवाइड करता है और उनकी ज्वाइनिंग कराता है आपका। अब इसमें आपका कई बार क्या होता है, जो वेक्टर डीएनए होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकता है, या तो आपका जो आपका जो है कंबाइन होकर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेगा, जिसको कि हम हाइब्रिड डीएनए भी बोलते हैं और काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। तो आपका हाइब्रिड डीएनए बन गया, इसी को आपको होस्ट में एम्प्लीफिकेशन के लिए भेजना है। तो इसके लिए भी कई सारी प्रोसेस होती है, जिसको कि हम सिलेक्शन मार्कर के थ्रू यूज करते हैं। अब आपका क्या होता है, जो वेक्टर होते हैं, हम यहां से समझते हैं कि जो वेक्टर होते हैं उनको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं, पर्टिकुलर क्लोनिंग साइट होती है, वहां पर वो कट कर देते हैं। तो जैसे मान के चलो हम वेक्टर की बात करते हैं, जैसे प्लाज्मिड हो गया, आपका बैक्टीरियोफेज हो गया, कॉस्मिड हो गया, कई सारे वेक्टर्स होते हैं जिसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा क्लोनिंग वेक्टर्स की, तो आपको इजी पड़ जाएगा, वो भी आपके सिलेबस में है। तो ये जैसे हम प्लाज्मिड की बात करते हैं, तो एक एम्पिसिलिन पार्ट होता है इसका, और एक पार्ट होता है आपका टेट्रासाइक्लिन पार्ट। तो ये क्या होते हैं, ये इसके सिलेक्शन मार्कर होते हैं, लेकिन इनमें कई सारी साइट्स होती हैं जहां से हम इनको कट करते हैं। मान के चलो हमने आपके जो है वेक्टर को यहां से कट किया, मतलब ये एम्पिसिलिन जीन वाला पार्ट होता है। तो जब वेक्टर को हमने यहां से कट किया तो उसका जो है उसी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपके वेक्टर डीएनए और इन दोनों को कट करते हैं, जिससे प्रॉपर कटिंग एक ही साइड में, जिससे ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम ना जाए। तो हम समझते हैं कि जब आपका हाइब्रिड डीएनए बन गया है, उसकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे उसको मैं बता रहा हूं आपको, कि जिसको कि हम एज अ सिलेक्शन मार्कर के थ्रू करते हैं, या तो हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेस्ट। तो उस पर्टिकुलर वेक्टर का ये वाला पोर्शन हमने कट किया, तो उसमें एम्फिसिलिन एरिया रहता है एक,
एम्फिसिलिन जो कि सिलेक्शन मार्कर की तरह काम करता है। अब ये एरिया आपका मान के चलो कट हो गया है और यहाँ पर आपका जो टारगेट डीएनए जुड़ गया है, तो ये एम्फिसिलिन में जो है आपका बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं करेगा, या ये पोर्शन आपका जो है लाइव नहीं रहेगा उस कल्चर में, जिसको कि हम बोल सकते हैं रेप्लिका प्लेटिंग कल्चर बोलते हैं अगार मीडियम में। तो जब हम इसको ग्रो करेंगे तो जो नॉर्मल सेल होगी जिसमें लाइगेशन नहीं हुआ है वो क्या होंगी, जो आपकी लाइगेशन नहीं हुआ है वो लाइव रहेंगी, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस है। यदि लाइव नहीं होती हैं तो इसका मतलब एम्पिसिलिन वाला पोर्शन हट गया है और लाइगेशन हो गया है, सिलेक्शन मार्कर। और आपका जो क्लोनिंग वेक्टर उसमें उसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है आपको। तो फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हमने होस्ट में, लाइगेशन प्रोसेस की, लाइगेशन प्रोसेस हुई है कि नहीं हुई है, आपके ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं कि नहीं, उसके लिए हम ये प्रोसेस को करते हैं। तो ये आपको उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता एक्सप्लेन करना। फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने, एम्प्लीफिकेशन हो गया आपका जीन का। नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसको टर्मिनेट करना और प्रोडक्ट की रिकवरी करना और उसको प्रॉपर स्टोरेज करना। तो इस स्टेप में हम जो है उसकी स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एनालिसिस टेक्निक हम कर सकते हैं और फिर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करके स्टोरेज कर देते हैं। एप्लीकेशंस क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हम देखें तो आज की डेट में रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट जो है डेवलप कर लिया गया है। सबसे फर्स्ट जो है ह्यूमिलिन। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हमारे एंडोजेनस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, इनको डायरेक्टली एज अ मेडिसिनल सब्सटेंस के तौर पर हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या तो जो उनकी हाफ लाइफ होती है वो कम होती है। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इनमें कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम बात करें आपका इंसुलिन ए बी सी 3 चेन से बना होता है, जो सी चेन होती है इसकी, ये इसको जो है सेंसिटिविटी और डिस्ट्रॉय करती है। तो हम ये चेन कट कर देते हैं और यहाँ पर आपका बैक्टीरियल जो वेक्टर है उसको कंबाइन करके एक नया डीएनए बना देते हैं, जिससे आपको एक स्टेबल डीएनए मिल जाता है। तो इंसुलिन को आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, तो पूरी प्रोसेस ये रहेगी, आपका टारगेट डीएनए में इंसुलिन डीएनए आ जाएगा। फिर एफ फैक्टर, आपका फैक्टर 8, आपका ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं आपके ब्लड में, तो इसको भी हम रिकॉम्बिनेंट फैक्टर बना सकते हैं। आपका हीमोफीलिया एक एग्जांपल। फिर आपका हम बात करते हैं फैक्टर 9। फैक्टर 9 आपका जो है हीमोफीलिया बी में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, तो उसमें हम फैक्टर 8 फैक्टर 9 रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9 डेवलप कर लिए गए हैं। फिर एरिथ्रोपोइटिन, रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन, जो कि एज अ एनीमिया में हम यूज करते हैं इसको, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी में। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी आजकल डेवलप कर ली गई है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये सारी टेक्निक जो है डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनाई जाती है। तो क्वेश्चन इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग करके भी आ सकता है, या बायोटेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो आंसर है वो कोर आंसर होता है सारे, जिसको हम बोलते हैं आपका जो है हर एक क्वेश्चन का, ज्यादातर क्वेश्चन का फिट आंसर ये होता है। फिर इंटरफेरॉन जो कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं हम, वो भी डेवलप कर लिए गए हैं। मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी कई सारी जो है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी रिकॉम्बिनेंट, जैसे आपका आरटीपीसीआर और कई सारे जो सैंपल डीएनए को हम बहुत सारा डीएनए बना सकते हैं। डीएनए लाइब्रेरी बनाने के लिए भी हम कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेवलप किया गया है, ये इसके एप्लीकेशंस हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी डेवलप कर ली गई हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जो है ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इन स्टेप से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स आता है तो बेसिक उसकी प्रोसीजर यही रहेगी, आपको बस उनके अकॉर्डिंग आपके जो टारगेट जीन और वेक्टर जो है वेक्टर चेंज होते जाएंगे, बस ये। जैसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में हम जो है आपका जो नॉर्मल बी सेल, मतलब सबसे पहले तो बी सेल क्या होती है, जैसे पर्टिकुलर किसी को कोई कैंसर है और उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज हमको बनानी है, तो पहले जो माइस होता है हम उसमें कैंसर जो है प्रोड्यूस करते हैं और उसमें जो है इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसको इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड होने के बाद में हम क्या करते हैं, इन बी सेल्स को आइसोलेट करते हैं और माइलोमा सेल्स भी एक तरीके की कैंसरस सेल्स होती हैं, लेकिन हम जब इनको कंबाइन कर देते हैं तो बी सेल और एम सेल एक हाइब्रिड डीएनए हमको मिलती हैं सेल्स, जो कि आपकी जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमको मिलता है, उससे जो आपकी एंटीबॉडीज मिलती हैं, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट में होती है, इसलिए इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। फिर हम इनको ग्रो कर सकते हैं, आपने सुना होगा हेट मीडिया में, और आपका HGPRT
इन मीडिया में हम इसको ग्रो करते हैं। हैट मीडिया क्या होता है आपका, ये आपका होता है हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन और आपका थाइमिडीन मीडिया होता है। एक्चुअली आपका ये जो सेल ग्रोथ करती हैं तो हाइब्रिड सेल होती है आपकी, जैसे सेल्फ रेप्लिकेशन भी हो सकता है सेल्स में। हमने बोला कि आपकी जो प्लाज्मा सेल्स हैं और आपकी माइलोमा सेल्स हैं वो ग्रो कर सकती हैं और वो आपस में भी फ्यूज्ड हो सकती हैं और आपकी हाइब्रिड सेल भी बनती है। तो हमें क्या चाहिए, हाइब्रिड सेल चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार सेपरेटली पूछा जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। हैट और HGPRT मीडिया हम क्यों यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो इसमें जो एमिनोप्टेरिन रहता है, तो ये दो पाथवे होते हैं, एक होता है साल्वेज पाथवे होता है और एक डी नोवो पाथवे होता है। तो हम क्या करते हैं, एक पाथवे हमको ब्लॉक करना होता है, तो एक पाथवे को ब्लॉक करने के लिए हम, क्योंकि उसमें माइलोमा सेल्स भी बन जाती हैं, तो एमिनोप्टेरिन जो रहता है एंजाइम, उसके एक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, एक पाथवे के ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो दूसरा जो हमको पाथवे रहता है, स्पेसिफिकली हम डी नोवो पाथवे को क्लियर कर लेना, डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करते हैं और साल्वेज पाथवे होता है, उसके थ्रू हमको सेल्स बनानी होती है। तो इसके लिए आपका जो डाईहाइड्रोफोलेट आपका रिडक्टेज एंजाइम होता है, एमिनोप्टेरिन उसको जो है ब्लॉक कर देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमिनोप्टेरिन जो होता है वो कौन से एंजाइम को ब्लॉक करता है और कौन से पाथवे को ब्लॉक करता है। तो ब्लॉक हो गया, जिससे माइलोमा सेल्स नहीं बनेंगी। अब जो HGPRT मीडियम हम यूज करते हैं उसका भी रीजन ये है कि HGPRT मीडियम यूज करने से HGPRT मीडियम में केवल और केवल आपका जो बी सेल्स होती हैं वो, और बी सेल्स इसमें फ्यूज हो गई हैं तो ये ग्रो करेंगी। तो HGPRT आपका एक एंजाइम होता है, इसका नाम है जैसे हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम के प्रेजेंस में आपकी ये सेल ग्रो कर सकती है और केवल ये सेल ग्रो कर सकती है, और ये नहीं करती है। तो आपको जब प्रोडक्ट मिलता है फाइनल, तो उसमें ये सेल्स होते हैं और ये सेल्स होती हैं। तो बी सेल्स की हाफ लाइफ कम होती है, वो डेथ हो जाती है उनकी, और आपको केवल मिलती है, आपको जो है हाइब्रिड सेल्स मिलती है, जिसको आप फर्दर एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आप बताएंगे, तो किसी एक टेक्निक या दो टेक्निक को एक्सप्लेन भी करना होगा, तो ह्यूमन इंसुलिन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 आंसर की तैयारी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और आपको समझ में आ गया होगा, और आप जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही इजी टेक्निक है, 6 स्टेप में आपको याद रखना है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ही क्या है, रिकॉम्बाइन करना, लेकिन कौन से डीएनए को, एक टारगेट डीएनए को। कई बार क्या होता है कि जो हम डीएनए आइसोलेट करते हैं उसको भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया जाता है या मॉडिफाई कर दिया जाता है, फिर उसको वेक्टर से हम कंबाइन करते हैं, इसमें सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई उसमें म्यूटेशन हो गया तो उसको चेंज करने के लिए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सिंपल आपके डीएनए मॉडिफिकेशन की एक प्रोसेस है, उस डीएनए को एनहेंस्ड और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कराने के लिए, जिसमें आपको डीएनए फ्रेगमेंट, वेक्टर्स, एंजाइम और आपका होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। आपका जो एंजाइम डीएनए को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हम टाइप 2 का यूज करते हैं, और जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। होस्ट सेल आपकी बैक्टीरियल सेल, जिसमें RDNA को हम ट्रांसफर कर देते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलते हैं। और आपका वेक्टर्स जो है क्लोनिंग वेक्टर होते हैं और आपके एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर मल्टीपल डीएनए कॉपी बनाने के लिए यूज करते हैं, और एक्सप्रेशन वेक्टर का हम डीएनए का हम जो प्रोटीन वगैरह एक्सप्रेशन होता है उसकी स्टडी करने के लिए करते हैं। और इसके एडवांटेजेस की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि सब्सटेंशियल, आपका स्पेसिफिक सब्सटेंशियल डीएनए को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इकोनॉमिक मेथड है आपकी, और कई सारे प्रोडक्ट जो है आपके इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टी पर्पस यूटिलाइजेशन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।